ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और लेकिन वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। या इस पर 10th क्लास तक तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बात आपकी बुक में लिखी उससे थोड़ा सा आगे मैं बताता हूं। ये डॉट और क्रॉस में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आप टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखें तो वो फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट लिखेगा, ठीक है। और वर्क डन का लिखेंगे तो यहाँ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है। तो टॉर्क क्या है? नई चीज नहीं है, आप लोग जानते हैं इसे। ये है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, जो कपल वगैरह जब हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट स्केलर आता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट वेक्टर आता है। अभी आप यही ध्यान रखिए। और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज के होते हैं, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो मैं समराइज करके अच्छे से लिख देता हूं। तो जैसा आपकी स्क्रीन के सामने है कि डॉट प्रोडक्ट जब किया जाता है, एग्जाम्पल ये है, टू वेक्टर्स गिव स्केलर रिजल्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब किया जाता है, एग्जाम्पल ये है, टू वेक्टर्स गिव वेक्टर रिजल्ट। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, और इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। यहां पे देखिए फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और अपना ब्लॉक जो है इस फोर्स की वजह से चलते चलते यहां से यहां आ जा रहा है ना। तो ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक है, ये फाइनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक है। और यहां पे इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एस किया होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग वेक्टर एस से डिनोट कर रहे हैं। ज्यादा वेक्टर की आपको चिंता नहीं करनी जब तक आप 10th में है तो, लेकिन ठीक है, चलो ये वेक्टर हटा ही देते हैं आपको दिक्कत ना करे। देखिए क्या होता है, एक और बात मैं बता दूं। जैसे आप लिखते हैं एफ डॉट एस, इसकी जगह आप ये लिख दें एफ एस कॉस थीटा, तो फिर आपको वेक्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे ये कैसा केस है जहां पे डिस्प्लेसमेंट की भी वही डायरेक्शन है और फोर्स की भी वही डायरेक्शन है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, सेम डायरेक्शन है तो यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। याद रखिएगा, कभी भी दो डायरेक्शंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो वो सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो ऐसे केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर हो गया तो हम लोग यहां पे आ जाएंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो एक तरीके से एफ एस ही रह जाएगा। आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। तो ये फर्स्ट केस है, ये सबसे सिंपल है। यहां पे क्या होगा? वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। वर्क डन इज पॉजिटिव। कैसा है? वर्क डन यहां पर पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, तो इसे अच्छे से लिख लीजिए। ये सबसे सिंपल केस है, स्पेशल भी नहीं है, ये सबसे जनरल केस है कि जहां पे ज्यादातर जो मोशन रियल वर्ल्ड में होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि ये हम लोग जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं उसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये खिसकता जा रहा है। जैसे बक्सा वगैरह, कोई हैवी बॉक्स है, फ्रिज है, उसको हम लोग खिसका रहे हैं बिना व्हील्स के, तो ऐसे ही रहता है। हालांकि वहां पे फ्रिक्शन आ जाता है, इस जगह हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये जो वर्क डन है ये तभी खिसकेगा जब इसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी शामिल होगा। तो अभी तो बिना फ्रिक्शन के चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सारा अजम्पशन है कि द सरफेसेस आर स्मूथ। अब देखिए सेम डायरेक्शन में हम लोग दो केस लिए ले रहे हैं। एक केस क्या है कि भाई जो हम लोग पहले ही बना चुके थे, पुशिंग अ बॉक्स हॉरिजॉन्टली, और दूसरा केस है फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। अब आप अगर ध्यान से देखिए
तो जो ये डायग्राम है इसी को हम लोगों ने 90 डिग्री रोटेट कर दिया है ना, मतलब ये ऐसे ही जा रहा था हॉरिजॉन्टली, तो ये ऐसे जा रहा है वर्टिकली, है ना। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था हॉरिजॉन्टली, तो फोर्स यहाँ वर्टिकली लग रहा है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वर्टिकल। याद रखिएगा फ्री फॉल ऑफ द बॉडी में ऐसा होगा, लेकिन अगर हम लोग स्टोन को उल्टा ऊपर फेंकेंगे तो फिर ये चीज चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जान लेंगे कि यहाँ पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है। ये भी 0 डिग्री वाला केस है। यहाँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थे ही, ये भी 0 डिग्री वाला केस था। यहाँ पे भी वर्क डन पॉजिटिव है और यहाँ पे भी वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, अब बात आ जाती है, इसी चीज को लोग वेट भी बोल देते हैं। कई बार यहाँ पे आपको यहाँ W भी लिखा मिलेगा। तो अगर कोई चीज वर्टिकली नीचे जा रही है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी का ही एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी G इज इक्वल टू 9.8 या फिर 10 लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग वेट बोल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला देखिए होता है F इज इक्वल टू ma और W का फॉर्मूला होता है mg। तो अगर ये G जो है वो A के इक्वल हो जा रहा है या A G के इक्वल हो जा रहा है तो F और W में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो आप चाहे यहाँ पे आप बोल दीजिए F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे W इज इक्वल टू एम जी बोल दीजिए, लेकिन वर्क डन यहाँ पे निकालेंगे। अगर चलो लिख लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, है ना, और यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा एम जी इंटू एस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है तो जब जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौटकर आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका वर्क डन क्या होता है 0 होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। याद रखिए W इज इक्वल टू एफ एस था ना, तो जब S ही 0 है तो W भी 0 हो जाता है। इसीलिए आपसे अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस तो वर्क डन 0 है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो भी वर्क डन 0 है। तो ये अपना कुली थोड़ी देर में चलते हुए इस तरफ आ गया है। ठीक है, कुली को तो लग रहा है कि हाँ हम लोग वर्क डन काफी बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे हुआ जा रहा है इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई लोड मैं अपने सर पे रखता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ये करता हूं, तो जब भी ये लोड मेरे सर पे रखा हुआ है तो मेरा सर इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और ये मेरे सर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। और जब एक इक्विलिब्रियम होता है तभी ये बॉडी तभी ये उस अपने पॉइंट पर स्टेबल रहता है। यानी कि द बॉक्स इज पुशिंग द हेड डाउनवर्ड्स while the head is pushing upwards। समझे ना, रेड कलर इज द फोर्स बाय द हेड ऑफ द कुली, ब्लैक कलर इज द फोर्स बाय द बॉक्स ऑन द कुली। ठीक है, तो दोनों ही में ये मान लीजिए आप F मान लीजिए और ये आप W मान लीजिए। W वही है जो हम लोग पहले से जानते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं ये जो रेड वाला फोर्स है ये F इज इक्वल टू एम जी है। ठीक है, क्योंकि वो पूरे बॉक्स के लोड को अपना कुली सह रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये काफी दर्द सह रहा होगा और ये दर्द सहते सहते इस डायरेक्शन में चल रहा है। इस डायरेक्शन में चलते चलते यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया तो आप देखिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, ऐसा। अब फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है। दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री।
दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे केस में वर्क डन क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एफ एस कॉस 90 क्या होता है बच्चों 0 होता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप यहां लिख दीजिए कॉस 90 डिग्री अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्क डन एफ एस कॉस 90 डिग्री, एफ एस मल्टीप्लाइड बाई 0, W इज इक्वल टू 0। इस तरह लिखें ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से जब कुली कोई लोड लेकर पैदल चल रहा है तब भी वर्क डन 0 है। कुली अगर लोड लेके दौड़ रहा है तब भी वर्क डन 0 है। कुली अगर लोड लेकर खड़ा हुआ है तब भी वर्क डन 0 है। अगर ये अपनी जगह खड़ा है तब तो एस ही 0 हो जाएगा, तो फिर एफ मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू कॉस 90 तब भी 0 हो जाएगा, है ना। अब इसी में एक और केस है, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो असली में तो ये मतलब इस तरह है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा है जैसे कि आप अगर इसे देखें तो ये वर्टिकल सर्कल है ना, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया। तो ये कुछ इस तरह है ना, बॉडी अपनी ऐसे ऐसे चल रही है। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने का मतलब है कि ग्रेविटी जो है कहीं पे भी एक्ट नहीं कर रही है। एक बॉल ले लिए आप और टेबल पे उसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर स्ट्रिंग से बंधी हुई है तो मैं तब भी इसको, आपकी आंख जो है यहाँ ऊपर से देख रही है, ठीक है, ऊपर से देख रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है अब ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए यहाँ आ गया, ठीक है। तो समझने में ये ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है, ये समझ में नहीं आता ये अंडा टाइप क्या बना हुआ है। तो ये फिर भी वर्टिकल सर्कल बना हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल अपनी ऐसी है ना, ये व्हाइट बोर्ड अपनी टेबल है और ये ऐसा है, और ग्रेविटी इस डायरेक्शन में। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, असली में ग्रेविटी इस डायरेक्शन में होती है, तो हम लोगों ने टेबल को ही ऐसे कर दिया है। अब इस केस में क्या होगा, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, और जो आपका मोशन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में। तो हमेशा एस और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री हो रहा है। फिर हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जैसे ही परपेंडिकुलर की बात आई तो कॉस 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री 0, यानी कि वर्क डन 0 फिर से हो गया। तो अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में है तो हमेशा वर्क डन 0 होगा, और वर्टिकल सर्कल में है तब जैसे ही वो लौटकर अपने ओरिजिनल पॉइंट में आ जाएगी, इसलिए भी वर्क डन 0 होगा। तो बच्चों वर्क डन 0 कब कब हो सकता है, तो वो हम लोग फॉर्मूले से ही समझ सकते हैं। कैसे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ ही 0 हो जाए यानी फोर्स ही 0 हो गई तो वर्क डन 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। कॉस थीटा 0 हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा 0 होने का मतलब क्या है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, in that case work done is 0. If the displacement itself is 0, then the work done is 0. If the force is 0, then also the work done will be 0. अगर यार तीन में से मतलब अकेला कोई 0 है तब भी वर्क डन 0 है, दो के पेयर में 0 है तब भी हो जाएगा, तीनों 0 है तब भी 0 हो जाएगा। तो ये तो मतलब कोई नई चीज नहीं है, 0 0 0। अकेले अकेले तब भी वर्क डन 0, दो में तब भी वर्क डन 0, तीनों एक साथ 0 तब भी वर्क डन 0। तो ये बेकार की बात है, कोई बहुत नई बात नहीं। लेकिन हाँ, कंडीशंस फॉर वर्क डन टू बी 0, तो इसको आपको ऐसे ही 3 में लिखना चाहिए। अब थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला है कि डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स। यहां पे क्या होगा बच्चों कि
जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि अब इन्हें अगर अगल बगल रखा जाए तो फोर्स यहां है और डिस्प्लेसमेंट यहां है, तो इनके बीच में हम लोग एंगल कैसे देखेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेक्टर को बच्चों एक खिसकाया जा सकता है, जैसे ये फोर्स है और ये ऐसा है तो इसको ऐसे खिसका के इधर लिया है, तो वही फोटो मैंने यहां बना दी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स। अब देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर फ्रिक्शन वाला आपकी बुक में एग्जांपल बनाया है और वो लोग बिना किसी डायग्राम के ही सब कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स तो देखिए जो अप्लाइड फोर्स है वो इस तरफ है, मतलब हम लोग जो रस्सी से इसको खींच रहे हैं या यहां से पुशिंग कर रहे हैं, ये तो एफ हो गया, ये हमारा अपनी तरफ से अप्लाइड फोर्स है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि ये सरफेस रफ है, तो एक रेड कलर का फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड में लगने लगेगा। जाहिर है कि जब ये जीत जाएगा, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स जब फ्रिक्शन फोर्स से जीत जाएगा तो ये आगे चलने लगेगा। लेकिन ये चल आगे रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, तो इसलिए अगर सिर्फ इस फोर्स की बात करें तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर है और हमारा डिस्प्लेसमेंट ये चल के मान लीजिए इस तरफ आ गया। नई पोजीशन भी मैं बना देता हूं, ये चल के इधर आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा इस डायरेक्शन में रहा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में रहा। तो एक तरीके से ये वही वाली बात हो गई। इस बार मैंने फोर्स इधर बना दिया, डिस्प्लेसमेंट इधर बना दिया, तो भी ये जो फोर्स से नापा जाएगा तो 180 डिग्री यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब अगर वर्क डन की बात करेंगे, यहां याद रखिएगा ये वाला फोर्स नहीं लेंगे वर्क डन में लेने में, दिस इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। यहां पे मैं इसको ऐसे WF लिखे दे रहा हूं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय cos 180 डिग्री, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री -1 होता। अब ये चीज आपको नहीं आती होगी, जब तक आप 10th में रहेंगे तब तक आपको रटना ही पड़ेगा कि cos 180 डिग्री -1 होता। जब आप 11th में जाएंगे तो आप ग्राफ वगैरह समझेंगे तो बिल्कुल आराम से उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा। तो cos 180 डिग्री -1 हुआ, तो fs मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये कितना हो गया -fs। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू -fs। यहाँ छोटा f क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो अच्छे से कॉपी कर लीजिए इस चीज को। अब इस वाले केस में आते हैं। यहां पे देखिए बॉल जो है फ्री फॉल नहीं कर रही है, यहां पे बोल रहे हैं बॉल या स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो ऊपर जब जा रहे हैं, याद रखिएगा कि चाहे बॉल ऊपर फेंक रहे हो, चाहे नीचे फेंक रहे हो, चाहे हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, चाहे एंगल में फेंक रहे हो, अपनी ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की ही डायरेक्शन में होती। इन एनी केस बॉल अगर टेबल पे भी रखी है, स्टिल द ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो यहां पे फोर्स कैसी लग रही होगी, ये इनिशियल पोजीशन तो बॉल की ये है ना, तो ये mg लग रही होगी फोर्स, W इज इक्वल टू mg या फोर्स इज इक्वल टू mg। थोड़ी देर में बॉल अपनी यहां आ गई, तब भी mg ही लग रही है, और थोड़ी देर में बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट में आ गई, तब भी mg ही लग रही। हर केस में फोर्स नीचे की ही तरफ है। यहां पे भी जैसे मतलब बीच कोई इंटरमीडिएट पोजीशन बना लेते, तो यहाँ पे भी फोर्स इसी डायरेक्शन में होती, यहाँ पे भी फोर्स इसी डायरेक्शन में होती। इसीलिए बॉल अपनी की पूरी जर्नी में, अपवर्ड डायरेक्शन की जर्नी में mg नीचे की तरफ फेस कर रही। इनफैक्ट बॉल अगर नीचे भी गिर जाती तब भी mg नीचे की तरफ होती। लेकिन जब हमने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, उस समय तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला s होगा इस डायरेक्शन में। जब बॉल नीचे गिर रही है तब हमारा डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। तो अपवर्ड जर्नी में
एस एंड एम जी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, डाउनवर्ड जर्नी में एस एंड एम जी आर इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए यहां पे इस जर्नी में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया जाता है, इस जर्नी में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया जाता है। यहां पे वर्क डन नेगेटिव आ जाता है, उसी की तरह यहां पे वर्क डन पॉजिटिव आ जाता है, जैसे हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला सीख ही चुके हैं। अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना। ये मैं केवल अपवर्ड जर्नी के लिए लिख रहा हूं, एम जी एस कॉस 180 डिग्री। एम जी को आप चाहें तो डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, चाहे एफ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एस, क्योंकि कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। बस अच्छे से सब कुछ यहां पे भी नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। यहां पे मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर डायग्रामेटिकली देखिए तो जब भाई ये ओरिजिनल पोजीशन में था तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही थी, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग इस सेंटर से देखेंगे ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फोर्स भी जनरेट हो गई, और आगे बढ़ा तो फोर्स और हो गई, और आगे बढ़ा तो फोर्स और बढ़ गई। तो इसी तरह आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है तो फोर्स भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। तो इनिशियली 0,0 यहाँ पे है फोर्स y डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में। ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स y डायरेक्शन का। तो बढ़ते 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 ये अब फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, हम नहीं उसमें इंटरेस्टेड हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इस जर्नी में, यानी कि जब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और जब इतनी फोर्स बढ़ी, अगर फोर्स की वैल्यू, फाइनल वैल्यू यहाँ पे देखना चाहें, वैसे 5,10 मैंने लिख ही दिया तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मार्क करने की जरूरत नहीं है। पर चलिए फिर भी मैं फोर्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में लिख दे रहा हूँ 5 मीटर। ठीक है, तो ऐसे केस में आपसे अगर पूछा जाए कि वर्क डन क्या होगा, तो ये करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस जब हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव वर्क डन है, इसीलिए देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, फोर्स भी पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ ये मत आप समझ लीजिएगा कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री है तो वर्क डन 0। ये भाई प्लॉट किया गया है ना, आप इधर देखिए ना, इधर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन नहीं हुआ, तो 0 डिग्री वाला केस है। तो ये मत समझ लीजिएगा यहाँ फोर्स और एस जो है आपस में परपेंडिकुलर है। ये कंफ्यूजन पिछले साल बच्चों को आया था, तो इसीलिए अब मैंने इसे अपने लेक्चर में ही शामिल कर लिया है। तो अब इस केस में वर्क डन अगर आपको निकालना है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इधर इस केस में ये वाले मोमेंट में 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। ये वाले में क्या होगा, 1 into 2 हो जाएगा, या यहाँ पे 2 into 4 8 हो जाएगा। तो हम लोग सही से वर्क डन निकाल नहीं पाएंगे। फिर कोई पूछेगा यार इन दोनों के बीच में भी तो पॉइंट है भाई, 0,0 ये है और 1,2 ये है, तो इधर पे अलग वर्क डन है, इधर पे अलग वर्क डन है, इधर पे अलग वर्क डन है, इधर पे अलग वर्क डन है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया ही ले लेते हैं। ठीक है, एरिया जब ले लेंगे तो यहां पे क्या हो जाए, अगर इस फिगर में आपको वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 5 है, और हाइट कितनी है, 10 है। तो आप 2 to 5 यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल जब फोर्स होएगी तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे। इनफैक्ट ये तो स्ट्रेट लाइन टाइप का है। अगर आपका कभी ऐसा ग्राफ बन जाता है, देखो कभी ऐसा ग्राफ बन जाता, मान लीजिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, तब भी हम लोग इसका, टेढ़ा मेढ़ा क्या मतलब कर्व में बन जाता, तब भी हम लोग ये वाला एरिया ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वार्टर सर्कल टाइप का बन जा रहा है तो इसका एरिया ले लेंगे। अगर मान लीजिए ये ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा इस टाइप का हो जाता है,
तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा भी हो हम लोग हमेशा एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे। लेकिन अभी आप जब तक 10th में हैं तो जहां तक तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो इस तरह का केस आएगा। आपको हमेशा ये 10 और 5 मीटर वाली जो वैल्यू थोड़ी चेंज कर देंगे, कुछ और कर देंगे, आपको हाफ बेस इनटू हाइट लगा के आ जाना, बिकॉज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उसी केस को हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि जब 0 पे है तब भी 0,10 है, और जब 5 में है तब भी 5, 0,10 कहां है ये, तो फोर्स जो हमारी हमेशा 10 न्यूटन ही मेंटेन्ड है। डिस्टेंस 0 है तब भी 10 न्यूटन, 2 है तब भी 10 न्यूटन, 5 है तब भी 10 न्यूटन। तब हम लोग तब भी एरिया अंडर द कर्व वाली बात सही होगी। मैंने कहा था कि कैसा भी ग्राफ हो, एरिया वाली बात कभी झूठी नहीं होगी। तो हम लोग ये ऐसा ले लेंगे। इस बार जो अपना कर्व क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पूरा एरिया एक बक्सा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 10 न्यूटन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू FS, तो 5 इंटू 10। फिर भी यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। मैं कह रहा हूं कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में पैरेलल ही माने, परपेंडिकुलर ना माने, है ना। ये ना सोचें कि ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर। यहाँ क्या हो रहा है, हमेशा 10 न्यूटन की फोर्स लगी जा रही है और ये अपनी इनिशियल डेस्टिनेशन से फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचा जा रहा है। इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बोलना चाहिए। तो फोर्स जो है 10 न्यूटन है, इधर इस उल्टा लिखना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है, तो 10 इंटू 5 50 जूल हो जाएगा। यहाँ पे वहां पे कितना आया था 25 जूल, वहां वेरिएबल फोर्स थी, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। एग्जाम में ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ भी बदल सकती हैं, लेकिन फंडा यही रहेगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे वहां पे हमारी फोर्स कांस्टेंट फोर्स थी, तो हम लोग यही चीज कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब हम लोग ने ग्राफिकली सीख लिया।